गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल अभिनव केमिस्ट्री धाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मोल कंसेप्ट्स के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेई नीट या अदर्स एग्ज़ाम में, काफ़ी क्वेश्चंस अपन बात करेंगे आज के वीडियो में। शॉर्ट क्वेश्चंस एंड शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आज मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए कि यदि कार्बन परमाणु का भार 1/12 के स्थान पर 1/6 लिया जाए तो 1 मोल का भार होगा। इसके लिए मैं आपको एक बात पहले बता दूं या एक कंसेप्ट पहले क्लियर कर दूं कि 1 मोल का जो भार पूछ रहा है, क्योंकि किसी भी कंपाउंड में 1 मोल का जो भार होता है या 1 मोल में अणुओं की संख्या होती है Na के बराबर, और Na जो होता है वो होता है अवोगाद्रो संख्या। चूंकि 1 मोल में अणुओं की संख्या Na होती है तो Na का जो टोटल भार होगा या Na की टोटल जो संख्या होगी वो 1 मोल का भार होगा। तो 1 मोल का भार जो है किसी परमाणु के भार से डिफरेंस या मतलब नहीं रखता है। वो मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ, सीधी सेट आपको सीधा मतलब मैं बताऊँ तो कार्बन परमाणु का भार या किसी भी परमाणु का भार आपको चाहे 1/12 के स्थान पर कुछ भी चेंज करने को कह दे तो पदार्थ का जो 1 मोल का भार होगा वो चेंज नहीं होगा। इसका कारण ये है कि 1 मोल पर अणुओं की संख्या Na होती है एंड Na का जो टोटल भार है वो 1 मोल का भार हो जाता है। तो परमाणु के भार से इस पर कोई अंतर नहीं आता है, कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो जब चेंज ही नहीं होता है तो आप परमाणु का भार कुछ भी कर दीजिए, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो आंसर आपका क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप देखिए कि 1 मोल कैल्शियम फॉस्फेट जल के आधिक्य में कराने पर क्या देता है। 1 मोल फॉस्फीन देता है, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फीन या फास्फोरस पेंटॉक्साइड। इसके अंदर आप देखिए कि जब कैल्शियम फॉस्फेट Ca3P2 प्लस 6H2O की रिएक्शन जब कराई जाती है, क्योंकि जल के आधिक्य में अपन से बोला है इसने, तो जल के 6 मोल एंड कैल्शियम फॉस्फाइड के 1 मोल लिया गया। जब रिएक्शन इनकी कराई गई तो 2 मोल फॉस्फीन एंड 3 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। फॉस्फीन इसे अपन कहते हैं फॉस्फीन। ठीक है, फॉस्फीन और फॉस्जीन जो होती है वो होती है COCl2। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि फॉस्फीन अगर पूछ रहा है, फॉस्फीन बनाएगा 2 मोल फॉस्फीन बनाएगा जब कैल्शियम फॉस्फेट के साथ जल में आधिक्य में रिएक्शन होती है तो 2 मोल फॉस्फीन बनाता है। ठीक है, तो बेसिक जो कंसेप्ट क्लियर है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप बिल्कुल समझते रहिए। ठीक है, अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आप देखिए। ये कह रहा है कि 20 मिलीलीटर इसने m/10 आपको सांद्रता दी हुई है। NaOH के पूर्ण उदासीनीकरण हेतु m/20 HCl एसिड का आवश्यक आयतन है। तो आप ये देखिए कि इसके अंदर दिया क्या हुआ है, क्योंकि मोल कंसेप्ट जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसके अंदर अपन ने मोलरता और नॉर्मलता बिल्कुल पढ़ी थी। उसके अंदर मैंने आपको ये सूत्र बताया था कि मोलरता के अंदर 3 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नॉर्मलता के अंदर भी 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नॉर्मलता का थर्ड जो पार्ट है कि N1V1 बराबर N2V2, इससे ये क्वेश्चन सोल्व होगा। N1 क्या हो गया कि फर्स्ट आपको जो मोलरता या नॉर्मलता दी गई है तो m/10 जो दिया गया है तो अपन यहाँ पर लिखेंगे N1 का मान 1/10 इंटू वी का मान 20 बराबर N2 का मान इसने दिया है 1/20 इंटू V2 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 10 से यहाँ 20 कितना कटेगा, 2 बार कटेगा और 2 इधर जाके कितना हो जाएगा, V2 बराबर 40 मिलीलीटर हो जाएगा। तो देखिए सरल क्वेश्चन है बिल्कुल। काफ़ी बार AI JEE नीट में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब भी पूछे जाते हैं। तो कंसेप्ट बिल्कुल सरल है, आप क्वेश्चन देखते रहिए। क्वेश्चन में आपको बहुत सारे एक एक टॉपिक के एक एक कंसेप्ट के मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। V2 इसके अंदर कितना आ गया, 40 ml आ गया। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। ये क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन इसका देखिए आप, ये पूछता है कि एक यौगिक में भार के अनुपात में 8% सल्फर उपस्थित है तो न्यूनतम अणु भार होगा। ठीक है, इसको भी करेंगे। फर्स्ट आप ये देखिए कि इसके अंदर क्या करना है अपन को। तो करते क्या है अपन इसके अंदर, फर्स्ट आप ये देखिए कि इसने बोला 8% सल्फर उपस्थित है तो अपन ये लिख सकते हैं कि भाई 8 ग्राम जो सल्फर है, 8 ग्राम सल्फर कितने में उपस्थित है, 100 ग्राम में। ठीक है, 100 ग्राम में ये उपस्थित है। तो आप ये देखिए कि जब 100 ग्राम में ये उपस्थित है तो अब क्या करें कि जब 8 ग्राम में 100 है तो एक में कितना होगा, 1 ग्राम में सल्फर कितना होगा,
100/8 होगा, क्योंकि सल्फर का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 32, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना हो गया 16, और 16 दूना 32, ये भी मैंने आपको बताया था। तो अपन ये करते हैं बात कि भाई एक में कितना है 100/8, तो 32 ग्राम में कितना होगा, तो ये होगा 100/8 इंटू 32 होगा। 2 से अपन काट लें 4, ये इंटू 16, और 4 से 4 हो जाएगा, तो कितना आ गया 400 आ गया। तो न्यूनतम अणुभार कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ये भी सरल था क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो देखिए कि ये बोल रहा है कि स्थिर दाब पर जल की मोलर ऊष्मा धारिता 75 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स है। जब 100 ग्राम H2O में 1.0 किलो जूल ऊष्मा प्रवाहित करते हैं, तो जो ऊर्जा जो है ऊष्मा प्रसार से मुक्त होती है, उसके जल के तापमान में वृद्धि कितना करवाएगी वो। तो सबसे पहले मैं आपको एक ये चीज़ बता दूं कि इसने दिया क्या हुआ है आपको, क्योंकि मोलर ऊष्मा धारिता इसने दी हुई है, मतलब Cm मोलर कैपेसिटेंस कितना दिया है इसने 75 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स इसने दिया है। नेक्स्ट आप ये देखिए कि ये दिया गया है जो कंप्लीट का जल का दिया गया है, लेकिन अपन प्रति ग्राम निकालेंगे कि 1 ग्राम जल में कितना होता है। तो क्या करेंगे कि जो कैपेसिटेंस दिया हुआ है उसमें आप अणुभार का भाग लगाइए, ठीक है, भाग लगा दिया तो आंसर आता है 4.17, ये इसका आंसर हुआ। तो प्रति ग्राम जो कैपेसिटेंस हुआ, प्रति ग्राम जल के प्रति ग्राम में कैपेसिटेंस कितना हुआ 4.17 हुआ। और जब आप मोल कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे क्वेश्चंस कैपेसिटेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, तो वहाँ आपको एक सूत्र जो है फॉर्मूला काम में लेना है, Q बराबर mHT, जहाँ Q जो है ऊष्मा हो गई है, m जो आपको प्रति ग्राम जो है मोलिकुलर वेट दे देगा, S जो है आपको दिया हुआ होगा, एंड T जो है टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि Q की बात करें तो 1 किलो जूल दिया हुआ है, तो किलो जूल को जब जूल में करते हैं तो 10⁻³ से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो Q का मान कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। M का मान कितना हो जाएगा, M का मान आप देखिए इस कितना दिया हुआ है, M का मान 100 दिया हुआ है, और S का मान अपन ने ज्ञात किया कि एंट्रोपी अपन ने ज्ञात किया प्रति ग्राम, जो उसके अंदर परमाणु की जो संख्या होगी, या मतलब एंट्रोपी कितनी एंट्रोपी बढ़ी घटी वो अपन ने ज्ञात किया, वो वैल्यू आई 4.17 इंटू टी की वैल्यू आप ज्ञात कर लीजिए, तो 1000/100 इंटू 4.17। जब इसको 2 से 2 कट किया और इसको जब सोल्व किया अपन ने, तो आंसर जो इसका आया वो आया 2.4 केल्विन, ये इसका आंसर आता है। तो Q बराबर mHT आपको याद रखना है, S आपको निकालना पड़ेगा, Q आपको दिया होता है, M दिया होता है, T आपसे इसके अंदर पूछा है, तो आंसर क्या हो गया C बिल्कुल अपना आंसर हो गया। सेकंड देखिए कि आयोडी मिट्टी में Na2H2O3 के K2Cr2O7 के साथ मानकीकरण के दौरान K2Cr2O7 का तुल्यांकी भार होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको अपन बोलते हैं। तो आप ये देखिए कि जब Na2H2O3 के साथ ये मानकीकरण बोल रहा है, आयोडीन मिट्टी क्या होती है कि किसी विलयन का क्वांटिटिव जो गुण होता है या मात्रात्मक जो गुण होता है उसको अपन आयोडीमिति कहते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन ये बात करेंगे K2Cr2O7 किसने बात करी है, तो अपन को क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है, K2Cr2O7 आप इसकी रिएक्शन एसिड से करवाइए कि +2H2SO4, ठीक है, ये अपन ने करवाया। कराने के बाद क्या होता है कि K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 4H2O एंड 3 ऑक्सीजन, ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो अपन को बात करनी है Cr के लिए इसके अंदर, तो Cr की यहाँ ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया कि आप देखिए कि 7 दूनी 14, ठीक है, माइनस का यहाँ +2 कितना हो गया 12, और एक क्रोमियम का 12/2, और यहाँ अपन बात करते हैं तो कितना हो गया 6/2। चेंज कितना हो रहा है देखिए 12/2 में 6, इसमें और इसमें चेंज कितना हुआ, अपन इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में जो चेंज हुआ वो 6 का चेंज हुआ। और मैंने आपको बताया था कि जब तुल्यांकी भार पूछ ले तो मोलिकुलर वेट बटे एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर कितना है संयोजकता होती है, तो एन फैक्टर कितना है वैलेंसी फैक्टर 6 आ जाता है, तो एम मोलिकुलर वेट बाई 6 इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए कि 0.858 ग्राम यौगिक एक्स के पूर्ण दहन के पश्चात 2.63 ग्राम CO2 एंड 1.2
ग्राम H2O जब प्राप्त होता है तो x का इसने न्यूनतम अणुभार पूछा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि परसेंट कार्बन और परसेंट कार्बन में परसेंट अपन को हाइड्रोजन की सबसे पहले बात करनी होगी इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन परसेंट कार्बन की बात करते हैं। तो इसके लिए आप देखिए कि कार्बन का जो परमाणु भार कितना होता है 12 एंड CO2 में कितना हो गया 44, और कितना इसने दिया हुआ है WCO2 अपॉन W इंटू कितना हो गया 100 हो गया। तो 12/44 इंटू WCO2 कितना ये दे रखा है इन्होंने, ये अपन को दे रखा है 2.63 दे रखा है, और मात्रा कितनी हो गई 0.858 हो गई है, इंटू इसको 100 दिया हुआ है। इसको जब अपन हल करते हैं, हल करने के बाद जो आता है 6×22 इंट 311, इसको हल किया जब काट कर, तो इसका जो आंसर आया वो आता है अपने पास 83.6%। ये आता है, ये का प्रतिशत कार्बन अपन ने देखा। परसेंट आप हाइड्रोजन की इसी तरह बात कर लीजिए, तो इसका भी यही होगा कि 2/18 इंटू कितना दिया हुआ है आपको 1.28 अपॉन 0.858 इंटू 100। इसको जब हल किया 299 से काटा इसको, और ये जब हल किया अपन ने, तो ये आंसर आता है आपका 16.4%। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि 16.4% H परसेंट आया और 83.6% कितना आया कार्बन आप परसेंट आया, और दोनों को जोड़ दिया तो 100%। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन मैंने परमाणु लिया जिसके अपन ने माना परसेंट ए मात्रा कितनी आई, तो एक अपन पास आई 83.6 आई है, एक 16.4 आई है। इसका बी जो माना मैंने परमाणु भार माना, इसका 12 1 होता है हाइड्रोजन का। एंड जब डिवाइड ए बटे बी मैंने अनुपात इनका लिया तो कितना आया कि 6.96, और इसका कितना है 16.4। और इन दोनों के अंतर अपन देखते हैं अनुपात में जब किया गया, तो आप देखिए तो 6.69 से जब इसको मैंने काटा तो एक तथा ये कितना आया 2.3 आया। चूंकि अपन को पूर्णांक में लेना है तो इसको मैं मल्टीप्लाई मान लीजिए 3 से किया मैंने, तो ऊपर कितना आया 3 आया, और नीचे लगभग आया 6.9 आया, जिसको अपन ये लिख सकते हैं 3 और 7 लिख सकते हैं। तो आंसर अपना ये आया कि C3H7 ये अपना आंसर आया। 3 इंटू 12 प्लस 7 आप देखिए, तो 12 3 दूनी 6, 36 प्लस 7 कितना हो गया 37, और 7 कितना हो गया 43 ग्राम हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है, अपन ने सभी क्वेश्चंस किसके अंदर बात की, और भी क्वेश्चंस आपको बात करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।